हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इन्वायरमेंटल साइंस स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे विंड वेलोसिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंड वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है। व्हाट इज मेंट बाय विंड वेलोसिटी। व्हेन आई से विंड वेलोसिटी, तो विंड का मतलब होता है हवा, बट व्हाट इज एक्चुअली विंड। विंड इज समथिंग जो मूव कर रही है, हवा जो मूव कर रही है उसको विंड बोला जाता है, एयर बोला जाता है। कितना फास्ट वो मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, वो हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। किस रेट से वो मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब डायरेक्शन आ जाती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किस एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है, इसको भी किया जाता है मीटर पर सेकंड में या तो किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है विंड वेलोसिटी इज डिफाइंड। विंड वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ प्रेशर चेंज, बिल्कुल भी नहीं, प्रेशर का कोई मतलब नहीं है इससे। रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर का भी कोई मतलब नहीं है इससे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय विंड पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है या विंड के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, उसको बोला जाता है विंड वेलोसिटी। सो सी इज द राइट आंसर की, यानी कि वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर मतलब कि एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी हवा ने तय की है, वो विंड वेलोसिटी है। या फिर अगर हम कम टाइम की बात करें तो सेकंड में, एक सेकंड में कितने मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसको विंड वेलोसिटी बोला जाएगा। ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुट किया जा सकता है एसआई यूनिट की फॉर्म में। फिर आता है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट जनरली पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या वो विंड वेन है? जी नहीं, वो विंड वेन नहीं है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। बैरोमीटर भी ये नहीं है। एनीमोमीटर क्या होता है? साइक्रोमीटर क्या होता है? साइक्रोमीटर भी ये नहीं है। एनीमोमीटर इज द राइट आंसर। तो एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर विंड की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम देखेंगे वो किस लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए एनीमोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। कप एंड अल्ट्रासोनिक टाइप्स आर कॉमन इन मेट्रोलॉजी। तो एनीमोमीटर में भी जो कप और अल्ट्रासोनिक टाइप एनीमोमीटर होते हैं उनको यूज किया जाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम की जो स्टडी होती है। तो मेट्रोलॉजी में कप और अल्ट्रासोनिक टाइप के विंड एनीमोमीटर जो होते हैं उनको यूज किया जाता है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए। एनीमो से आप याद रखेंगे, एनीमो से ए, और ए से हमारी क्या होती है? एयर। एयर की जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हम ए यानी कि एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो विंड वेन है, विंड वेन को वेदर वेन भी बोला जाता है। ये यूजुअली आपने देखा होगा जो छत होती है वहां पे लगे होते हैं और एक एरो के साथ होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि एक जो एरो है वो नॉर्थ की साइड पॉइंट होता है, दूसरा एरो जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। तो इसमें एरो की फॉर्म में लगे होते हैं। तो विंड वेन जो है एक इस तरीके का टूल है जो कि बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। ये डायरेक्शन को कब बताएगा? तो उसमें विंड क्यों दिया है, विंड का मतलब क्या है? तो ये डायरेक्शन को तब बताता है जब हवा चलती है। तो इसमें जो एरो लगा होता है ना, वो एक तरीके से नॉर्थ की साइड मूव होता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर हवा नॉर्थ से आ रही है तो वो जो एरो है वो नॉर्थ की साइड पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली हवा की डायरेक्शन से, हवा से डायरेक्शन का पता चलता है। तो इसलिए इसको विंड वेन बोला गया है। इसको वेदर वेन भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की, तो बैरोमीटर जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये वो डिवाइस है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये एक तरीके से वेदर को प्रिडिक्शन करने के लिए भी यूज होता है। हाई प्रेशर होगा तो मतलब जो हमारा आसमान है वो बड़ा क्लियर है। अगर लो प्रेशर है तो मतलब रेन और स्टॉर्म होगी। तो मतलब अगर आंधी तूफान है तो मतलब लो प्रेशर है, अगर स्काई बहुत क्लियर है तो हाई प्रेशर है। तो बेसिकली वेदर के प्रिडिक्शन के लिए भी, क्योंकि वेदर का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो प्रेशर से है, तो इसलिए प्रेशर से हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बैरोमीटर है वो एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास आता है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर भी है। साइक्रोमीटर वो टूल है जो कि हमें ह्यूमिडिटी कितनी है इन्वायरमेंट में उसको बताता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में।
मतलब कितनी वाटर की ड्रॉपलेट जो है वो एयर मीडियम में प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो आपके एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। सो यस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड डायरेक्शन इज रिपोर्टेड एज द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज। विंड डायरेक्शन हम किसको बोलते हैं कि जिससे विंड चली गई है या आ रही है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है या वर्टिकल है। सो विंड डायरेक्शन हम उसको बोलते हैं जहाँ से विंड आ रही है। जिस डायरेक्शन से विंड आएगी हम उसको बोलते हैं कि ये विंड की डायरेक्शन है। सिंपल सी बात है। सो क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है बट ट्रिकी है ना, क्योंकि इसमें गोइंग भी दिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी दिया, वर्टिकल भी दिया है। तो बेसिकली जब कोई कहीं से आती है ना चीज़, तो हम उसको बोलते हैं कि ये वहाँ से आ रही है। जहाँ से विंड आ रही है तो हम बोलते हैं कि वो विंड की डायरेक्शन है। द नॉर्थ विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ की विंड नॉर्थ से ब्लो करेगी, जैसे हमने ऊपर बात की। तो विंड वेन हमें वही डायरेक्शन बताता है। तो अगर एरो नॉर्थ में हुआ है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि विंड उधर से आ रही है। तो बेसिकली विंड वेन जो है एरो के थ्रू हमें डायरेक्शन बताता है। तो नॉर्थ विंड जो है नॉर्थ से ब्लो कर रही है। विंड डायरेक्शन इज ऑलवेज डिस्क्राइब बाई इट्स ओरिजिन। तो विंड्स की डायरेक्शन जो है वो उसके ओरिजिन से ही पता होती है। मतलब जहां से विंड आएगी वही उसकी डायरेक्शन है। नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ ही उसकी डायरेक्शन है। अब बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की। तो कोरियोलिस फोर्स कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट। जो कोरियोलिस फोर्स है वो उसका जो वो क्या करता है, डेट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट। वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है, बट कैसे? टू द लेफ्ट इन बोथ हेमिस्फेयर, टू द राइट इन बोथ हेमिस्फेयर, टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड राइट इन द नदर्न हेमिस्फेयर, या ओनली एट द इक्वेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जिसका मतलब है टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड राइट इन नदर्न हेमिस्फेयर। तो बेसिकली जो कोरियोलिस फोर्स है ना, विंड को वो डिफ्लेक्ट करता है, मतलब एक तरीके से मोड़ देता है। तो कोई भी जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो चीज़ें चीज़ें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। या तो वो लेफ्ट राइट में या तो वो लेफ्ट साइड में मुड़ेंगी, या तो वो राइट साइड में एक तरीके से डाइवर्ट होंगी। तो वही बात बोली गई कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है। किस फॉर्म में या कैसे डिफ्लेक्ट करता है? सो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स एक्ट होता है। अब ये इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन एंड डिफ्लेक्ट विंड अकॉर्डिंगली। अब ये मोशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो भी विंड का मोशन होगा उसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स, और ये विंड को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। कैसे डिफ्लेक्ट करता है? ये डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट होगी विंड, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की साइड डिफ्लेक्ट होगी। सो ये आपको याद रखना है। जियोस्ट्रोफिक जो विंड होती हैं, दैट रिजल्ट फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन। जियोस्ट्रोफिक विंड जो है किसकी वजह से, किन दो चीज़ों के बैलेंस की वजह से जियोस्ट्रोफिक विंड जो है उत्पन्न होती हैं, ये बात पूछी गई है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है, उनमें जब बैलेंस क्रिएट होता है, उनके बैलेंस या उनके रिजल्ट की वजह से जियोस्ट्रोफिक विंड क्रिएट होती है। ध्यान रखेंगे, कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो यस, कोरियोलिस फोर्स ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन की वजह से नहीं होंगी, विंड स्पीड, टेम्परेचर नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है। कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सो बेसिकली सी प्लस पी इज इक्वल्स टू जी, आप याद रखेंगे। कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रिजल्ट्स इनटू जियोस्ट्रोफिक विंड। सो अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जियोस्ट्रोफिक विंड जो है पैरेलली फ्लो करती हैं, जहाँ पे जो है ये दो फोर्सेस बैलेंस होते हैं, यानी कोरियोलिस और प्रेशर ग्रेडियंट। विंड शेयर किसको बोलते हैं? विंड शेयर क्या होता है? विंड शेयर होता है चेंज इन विंड स्पीड और डायरेक्शन विद हाइट। जब ऊपर चलते जाते हैं हाइट के साथ, जो होता है विंड की स्पीड क्या होती है, बदलती है, विंड की डायरेक्शन भी बदलती है, तो उसको विंड शेयर बोला जाता है। तो विंड शेयर अफेक्ट एविएशन। अब जैसे जैसे आप ये देखेंगे, जैसे आसमान में क्या होता है, प्लेन फ्लाई होते हैं, प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, तो वहाँ पे विंड की जो डायरेक्शन है वो बदलती है, विंड की स्पीड भी बदलती है। तो इसलिए ये जो चेंज इन विंड स्पीड और चेंज इन विंड डायरेक्शन, इसी को बोला गया विंड शेयर। और ये विंड शेयर जो है ना, ये किसको अफेक्ट करता है? एविएशन को। एविएशन मतलब जो प्लेन्स, जो भी हेलीकॉप्टर, जो भी एविएशन, एक तरीके से आसमान में जो भी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बेसिकली जो वो बनाती हैं, प्लेन्स बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, तो उसको एविएशन बोला जाता है, एविएशन इंडस्ट्री बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम एविएशन की बात करें, तो एविएशन इज समथिंग रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, जैसे कि एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग को हम एविएशन बोलते हैं। तो ये एविएशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, उनका जो एक तरीके से फ्लाइंग है वो किस पे डिपेंड करती है, विंड की स्पीड पे, विंड की डायरेक्शन पे, है ना। तो विंड शेयर जो है वो एविएशन को, वेदर सिस्टम को, इन सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्पेशली जब बिजली गड़गड़ाती है थंडर स्टॉर्म के दौरान, फ्रंटल जोन के दौरान, है ना, क्योंकि ये विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन से रिलेटेड है। सरफेस विंड आर अफेक्टेड बाय। सरफेस जो विंड है, मतलब जो सरफेस अर्थ के आसपास होती हैं, वो किससे अफेक्ट होती हैं?
तो वो फ्रिक्शन से अफेक्ट होती हैं, कोरियोलिस फोर्स से अफेक्ट होती है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से अफेक्ट होती हैं। तो सरफेस के आसपास जो विंड होती है ना, वो फ्रिक्शन से मॉडिफाई होती हैं। एंड फ्रिक्शन मॉडिफाई द बैलेंस बिटवीन प्रेशर एंड कोरियोलिस फोर्स। एक तरीके से वो इन सब चीज़ों से क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। जेट स्ट्रीम आर टिपिकली फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। जो जेट स्ट्रीम है वो किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाए जाते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर यानी कि सबसे नीचे वाली या सबसे पहली जो लेयर होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। जेट स्ट्रीम जो है फास्ट फ्लोइंग एयर करंट है। अब पहले आप ध्यान रखेंगे, हमने जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है टर्बुलेंस। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस, सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिनाज वहीं पे होते हैं। आंधी तूफान जो भी आपको देखने को मिलता है वो उसी लेयर में होता है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस वहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जेट स्ट्रीम नाम से ही जैसे पता चल रहा है, समथिंग लाइक एक बहुत ही जेट मतलब एक फास्ट फ्लोइंग है, एक जेट की तरीके से जा रहा है। जैसे जेट फ्लो करता है ना बहुत तेजी से, तो उसी तरीके से जेट स्ट्रीम जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है वो फास्ट फ्लोइंग एयर करंट्स होते हैं। मतलब ऐसा एक तरीके से एयर है जो कि बहुत तेजी से फ्लो कर रही है। अब तेजी से फ्लो करने का मतलब है डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं एयर में, स्टेबल नहीं है एयर। अब जो डिस्टर्बेंस है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही बात बोली गई कि फास्ट फ्लोइंग जो एयर करंट है वो आपको ट्रोपोपोज में देखने को मिलेंगे, यानी कि अपर ट्रोपोस्फेयर में। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, बीच में ये क्या है, ट्रोपोपोज है, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है। तो आपको अपर ट्रोपोस्फेयर मतलब लगभग यहाँ इस एरिया में आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही लाई कर रहे हैं ना, तो वही बात बोली गई है। तो जेट स्ट्रीम आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर आपको बोल सकते हैं। अगर आपके पास अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर ट्रोपोस्फेयर आया है तो आप लगाएंगे अपर ट्रोपोस्फेयर पे। सो बेसिकली ट्रोपोपोज के पास यानी अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कैटर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। तब तक के लिए ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, क्योंकि अभी डेट्स भी आने वाली हैं। अभी हमारा एग्जाम डिले हुआ है, बट अभी जो भी रिसेंट डेट्स आएंगी वो जल्दी ही रिलीज हो जाएंगी। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, ताकि आप ब्लैंक ना हो, वहाँ पे आपकी चीज़ें याद रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।